अमेरिका में महंगाई के अहम आंकड़ों के बाद दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले संकेत और इस हफ्ते लगातार 3 दिन हरे निशान में बंद होने के बाद वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन आज लगेगा तेजी का चौका। उम्मीद मजबूती की पूरी आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। स्वागत है आप सबका, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। वीकली एक्सपायरी का दिन है। हमारे बाजार कल अच्छी रिकवरी के साथ अच्छे लेवल्स पर बंद हुए। आज आपको कहां पर रखनी है नजर, क्या कुछ है इंपॉर्टेंट, आइए जानते हैं अनिल जी के साथ। बताएं सर, आज का पहले ट्रिगर्स। और बहुत अच्छा एक्शन नजर आ रहा है। अब तक ये हफ्ता काफी बढ़िया रहा है। आज एक्सपायरी का दिन भी है, वीकली एक्सपायरी, और उनके बीच जो संकेत मिल रहा है अमेरिका से वो अच्छे आते दिख रहे हैं। महंगाई दर वहाँ पर 4.9% आई है, 5% से का अनुमान था, थोड़ी सी घट कर आई है, बेहतर ही है। और इसके बाद उतार चढ़ाव के बीच डाउ सिर्फ 20-30 अंक नीचे बंद हुआ है, तो नैस्डैक में रही 125 अंकों की बढ़िया तेजी होती हुई दिखी है। नतीजों के लिहाज से बड़ा एक्शन है। कल बाजार बंद होने के बाद डॉक्टर रेड्डीज और एल&टी समेत कई सारे नतीजे आए जिनका विश्लेषण, और आज फॉर चेंज दी सारे कल जितने एफएनओ के रिजल्ट्स आए उनका सबका विश्लेषण तैयार। अरे वाह सर, ये काफ़ी काम करने को मिला। तो और रिजल्ट्स में भी काफ़ी एक, और कल के रिजल्ट्स में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि डायरेक्शन क्लियर कट समझ में आया है कि स्टॉक्स का रिएक्शन कैसा होगा। तो इस वजह से आज आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक और रिजल्ट रिएक्शन काफ़ी मजबूती का हम थोड़ी देर में आपको विश्लेषण करके देने वाले हैं। निफ्टी में आज 2 दिग्गज कंपनियों के नतीजे हैं, तो 6 वायदा कारोबार के स्टॉक है जो आज अपने नतीजे पेश करेंगे। चलिए सर, तो नतीजों के लिहाज से आज इंपॉर्टेंट दिन है। काफ़ी सारी कंपनीज का रिएक्शन है, काफ़ी सारी कंपनीज के नतीजे भी आने वाले हैं और बाकी सारे फैक्टर्स हैं। वीकली एक्सपायरी भी है 18,400 आज सुबह एसजीएक्स निफ्टी दिख भी रहा था, फिलहाल उसी के इर्द गिर्द आपको कारोबार भी करते हुए दिख रहा है। एक बार पहले अमेरिका की बात कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा डेटा था मिड वीक में जो आने वाला था और वो कल आकर चला गया। इन्फ्लेशन अनिल जी उतना खास कम होकर भी नहीं आया है, बट जो आप कल कह रहे थे कि बस इससे ज्यादा ना आए, इसी लेवल पर आए तो अच्छा रहेगा। बस दीप अपने लिए ठीक है, वहां से कोई खराब खबर ना आए। हाँ। अच्छी तो हम मैनेज कर लेंगे है ना। बिल्कुल। अच्छे तो हमें पता है हम अच्छे हैं और हम अच्छा कर भी रहे हैं जी। और शुरू में जनवरी फरवरी में थोड़ा ऐसा लगा कि हम अमेरिका से पीछे हैं, ये वो हमारी थोड़ी टेम्परेरी फॉर्म थी। जी। हमारी क्लास परमानेंट है सूर्य ना, वापस हाँ वही वाली क्लास फिर से आ रही। तो भारतीय बाजारों में और कोई समस्या नहीं, खैर उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो अमेरिका में हुआ है, महंगाई का आंकड़ा 5% का अनुमान था, 4.9%, 10 बेसिस पॉइंट बेहतर आया है। कोर इन्फ्लेशन भी 5.5% के आसपास आया, उम्मीद के मुताबिक है। सो आई थिंक महंगाई में किसी तरह का कोई झटका नहीं है। तो अब खुश होने की बात क्या है फिर? अगर महंगाई में झटका नहीं तो किस बात की खुशी? कोई बहुत घटकर भी नहीं आया, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो अच्छी हुई हैं जो देखनी चाहिए आपको। पहली चीज़ तो है कि ये जो आंकड़ा है महंगाई का 2 साल का सबसे लोएस्ट लेवल का है। 2 साल में पहली बार आप 5% के नीचे महंगाई देख रहे हैं, यानी कि पिछले साल लगभग इसी समय पर आप 9% के आसपास की महंगाई देख रहे थे, करेक्ट। उसके मुकाबले में 1 साल और पीछे जाकर 5% का था, तो आपके लिए आंकड़ा काफ़ी बेहतर होता हुआ दिख रहा है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अगली पॉलिसी जो फेड की आएगी, उस फेड की पॉलिसी में 90% लोग, अब अमेरिका के लोग मतलब जो लोग उसमें अपनी राय रखने वाले हैं, हाँ, जाने माने लोग वहाँ के जिनकी राय महत्वपूर्ण होती है ब्याज दरों को लेकर, 90% लोग ये मान रहे हैं कि अब पॉलिसी में ब्याज दरें नहीं बढ़ेगी। मुश्किल से 7% लोग हैं जो ये मानते हैं कि बढ़ेंगी। तो अब पॉलिसी का पोज अगली पॉलिसी में जो होना है जून के महीने में, वो इम्पोर्टेंट है। अगर इस बार फेड ब्याज दरें नहीं बढ़ाता, जो कि नहीं बढ़ानी चाहिए, तो फिर क्या अमेरिकी बाजारों के लिए भी एक ऐसा मोमेंट आ सकता है जो भारतीय बाजारों में 6 अप्रैल के बाद आया हो, जब आरबीआई गवर्नर साहब ने ब्याज दरें नहीं बढ़ाई। और एक्चुअली देखा जाए तो दीप तेजी का सही माहौल वहाँ से बनता हुआ दिखा है। हालांकि मार्च के अंत में 28-29 मार्च के आसपास से जब हम बुलिश हुए थे बाजार पे कि बड़ा मूव लेने का टाइम है, लेकिन उस बड़े मूव को लेने की प्लानिंग हमारी 1 हफ्ते पहले हुई थी, लेकिन जो बड़े मूव की शुरुआत, जो ट्रिगर, जो कॉन्फिडेंस चाहिए था, वो आरबीआई गवर्नर साहब ने 6 अप्रैल को दिया, जब उन्होंने पॉलिसी पोज की। और वहाँ से आप देखिए नॉन स्टॉप बाजार चल रहे हैं। तो 5 हफ्तों में आप अच्छे खासे 16,800 से 18,300 पर आ चुके हैं। और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स 8% का रिटर्न दे चुके हैं। 21-22 ट्रेडिंग सेशन में मुश्किल से 2-3 दिन आप नीचे बंद हो, उसमें भी 1-2 दिन तो ऐसे ही जहाँ एकदम फ्लैट से बंद हो। अब जैसे निफ्टी 2 पॉइंट नीचे बंद हो तो भी मतलब टेक्निकली तो नीचे माना जाता है, बट वो नीचे है नहीं एक तरह से। वैसे तो 2 ही सेशन कमजोर रहे हैं। हाँ, तो इफेक्टिवली 2 सेशन स्मॉल कैप में, 3 सेशन मिड कैप इंडेक्स में कमजोरी रही। ये ताकत दिखा रहा भारतीय बाजारों की। और धीरे धीरे अब एक और चीज़, कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं दीप की जो इस बात की ओर इशारा करते कि
टाइम वाइज, प्राइस वाइज, सेंटिमेंट वाइज करेक्शन पूरा हो चुका है। जैसा आपको ध्यान होगा उस वक्त एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन सिंगल डिजिट में आ गई। करेक्ट। स्टॉक्स के भाव 40-40% नीचे, जो आमतौर पर अच्छे करेक्शन में दिखते हैं। ट्रेडर्स का इंटरेस्ट खत्म, नए लोगों के आज आंकड़े में पड़ा था। नए यूनिक यूजर्स, यूनिक ट्रेडर्स खाली 65-70 लाख बचे हैं। तो ये धीरे धीरे ये सेंटिमेंट वाइज करेक्शन है। राइट सर, ये भी तो चाहिए। करेक्ट। सो ये सारी जो चीज़ें हमारे बाजारों में हुई, कमोबेश यही चीज़ें आपको अमेरिका में भी दिखेंगी जब अमेरिकी फेड ब्याज दरों को पोज करेगा। सो अब आपको डिसाइड ये करना है कि पोज का इंतजार करें या अभी से तेजी करें। सो अब से लेकर पोज तक शायद आप बहुत खराब नहीं होंगे। अच्छा, हाँ, और अगर पोज हो गया तो बढ़ जाएंगे। तो बढ़ जाएंगे। जो हमने किया वही ये भी करेंगे। गॉट इट। हम 27-28 मार्च से 6 अप्रैल तक स्टेबल थे। धीमे धीमे ऊपर जाने लगे। और जैसे 6 अप्रैल को पहला संकेत मिला, क्योंकि अभी भी आप गारंटी से तो नहीं बोल सकते कि फेड जून में घटाई देगा। करेक्ट। या घटाइए, सॉरी, बंद कर देगा, रोक पोज देगा। कर ही देगा। बट संभावना पूरी की पोज करेगा, राइट। सो आई थिंक जैसे ही पोज होगा थोड़ी तेजी वहां बनेगी, और जैसे कट शुरू होगा फिर मजा आएगा। तो पोज और कट के बीच में भी थोड़ा आपको समय देना पड़ता है। हम भी दे सकते हैं, वो भी देंगे। लेकिन ओवरऑल अमेरिकी बाजारों में जो कल महंगाई का आंकड़ा आया वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। अब तेजी कितनी होती है अमेरिका की पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि कमजोरी के लिए आपके पास जगह कम बची है। मना तो आप कभी कर नहीं सकते, क्योंकि महंगाई की वजह से, ब्याज दरों की वजह से ना भी घटे, घटने के लिए कोई भी कारण आ सकता है, हजारों कारण है। राइट। भाई वो है ना कि आपको मरना है तो हजारों कारण है, सुसाइड करना है तो 1000 कारण मिल जाएंगे, लेकिन जीने के लिए तो एक ही कारण है कि आपको जीना है। राइट। तो वैसा हाल है। तो बाजार के लिए भी हाल यही है, बढ़ने के लिए तो एक ही कारण होता है कि भाई हाँ तेजी का मूड माहौल है, खरीदना ही है। घटने के तो 50 कारण कहाँ से आएंगे पता ही नहीं चलता। कब किस चीज़ की कौन सी खबर आ जाए, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ सिलेबस क्या आ जाए। सो घटने में आप हमेशा घट सकते हैं, लेकिन ओवरऑल रुझान जो है अमेरिकी बाजारों का अब इन नंबर्स के बाद बेहतर होना चाहिए। चलिए, अच्छी खबर है, बेहतर रुझान होना चाहिए। और जैसा अनिल जी कल कह भी रहे थे, डेटा खराब अगर नहीं आए तो संभाल लेंगे, डेटा आपको ठीक ठाक ही आते हुए दिखाए। हमारे बाजार सर, क्योंकि वापस यूएस की जो 2-3 दिनों की सुस्ती है उसमें हमारे बाजारों की तरफ से आउट परफॉर्मेंस आनी शुरू हो गई है। कल एक बार के लिए जो पहले घंटे का डिप था, उसके बाद बाजार सिग्निफिकेंटली नीचे नहीं रहे, एक्टिव ही रहे और डीएस हाई पर बंद हुए, इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर बंद हुए। दीप, कल के बाजार बहुत बढ़िया थे, बहुत बढ़िया, क्योंकि एक समय समय पर आपको एक हल्का फुल्का करेक्शन, चाहे वो इंट्राडे में हो चाहे ओवरनाइट हो, चाहिए, जिससे क्या है कि कमजोर ट्रेडर्स की साफ सफाई होती रहे। अब मैं अच्छा तो नहीं लगता, कमजोर ट्रेडर्स की साफ सफाई में किसी का तो नुकसान होता ही है, लेकिन क्या करें, हम बाजार का सिस्टम ही ऐसा है कि वो कमजोर ट्रेडर्स को साफ करता ही है। और इसीलिए ट्रेडिंग में पैसा बनाना आसान होता नहीं। सो कल के सेशन में हुआ क्या, बैंक निफ्टी ने 43,000 तोड़ा, 42,825 तक आया, करेक्ट। और वो पहले सपोर्ट, अच्छे सपोर्ट लेवल से घूम गया। अब घूमा तो ठीक, लेकिन डे हाई पर जाकर बंद होना, ये बड़ी इवेंट के पहले, कल आपको याद होगा जब आप क्लोजिंग में पूछ भी रहे थे कि क्या करना है, तो मैंने कहा था तेजी। आजकल मेरा काम आसान होता है, एक शब्द में हो जाता है। हाँ, करेक्ट सर। क्यों कि अगर आप अमेरिका के इतने बड़े आंकड़ों के पहले दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद हो रहा है, एक इंटरेस्टिंग चीज दीप आप नोट करिए, 500-600 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी पे स्क्रीन पर बनी है दिन में। यस सर, यस। देखो 500 पॉइंट घटना आसान काम है, डिप ले लेना नीचे आसान काम है, गैप से खुलना आसान काम है, स्क्रीन पर बढ़ना बहुत मुश्किल काम है। स्क्रीन पे बढ़ने का काम खाली सेंटीमेंट, देखो मंदी तो खाली सेंटीमेंट से हो जाती है। एग्जैक्टली। ये सेंटेंस बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मंदी तो खाली सेंटीमेंट्स खराब होने से भी हो जाती है, लेकिन तेजी करने के लिए पैसे चाहिए। यस, ट्रू, करेक्ट। तो मूड खराब है तो शॉर्ट करने वाला शॉर्ट करेगा और लॉन्ग करने वाला भी अपनी पोजीशन बेचेगा, तो मंदी तो डबल हो जाती है। लेकिन मूड अच्छा है और तेजी करना है तो बिना पैसे के नहीं होती, वहां पैसा लगाना पड़ता है। हाँ, नो डाउट शॉर्ट पोजीशन में भी पैसा लगाना पड़ा, आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि मार्जिन तो देना पड़ा, लेकिन उसकी भावना को समझिए। मंदी करने के लिए खराब माहौल काफी है, लेकिन तेजी करने के लिए माहौल के साथ अल्टीमेटली पैसा लगा के आपको तेज करना। सो इसलिए जब स्क्रीन पर पूरी तेजी बनती है दिन के दौरान, वो क्वालिटी वाली तेजी होती है, टिकाऊ होती है, क्योंकि हर एक लेवल पे किसी ने खरीदा है और खराब सेंटीमेंट में खरीदना शुरू किया है। अच्छे सेंटीमेंट में तो खरीदने वाले बहुत आ जाते हैं, करेक्ट सर,
जब मजबूत बाजार हो तो 50 लोग मुझे भी लेना, एक दिन हरे निशान में से लाल में आते देखो ना कैसा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तो कल के मार्केट में बैंक निफ्टी में कहते थे वो क्या कहना चाहिए, जहर निकल गया। कुछ लोग चाहे वो ECL की वजह से कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस को लेकर जो रिपोर्ट है, माहौल सब चैनलों में बना है, वो सारी चीज़ कल ख़त्म हो गई थी, खत्म हो गई। और कल हमने जब दोपहर में स्टोरी की कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, उसके बाद आप देखिए जो पूरा एक्शन तेजी का बना है वहाँ से बना है और डे हाई पर बंद हुआ। तो कल हमने आपको ये खबर भी की कि सरकार ऐसा कुछ नहीं करने जा रही है जिससे कि बैंक्स की प्रोविजनिंग बढ़े, बैंकों की कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़े। अरे इंडिया में कौन सा ऐसा बैंक है जो उड़ गया है पिछले साल 1.5 साल में? सब तो अच्छी मजबूती से कर रहे हैं, रिकॉर्ड रिजल्ट आ रहे हैं। हाँ, रिकॉर्ड रिजल्ट, बम्पर रिजल्ट आ रहे हैं, लाइफ टाइम हाई रिजल्ट आ रहे हैं। ऐसे में ये फालतू चीज़ों पे दिमाग मत लगाइए जो तेज़ी से आपको इधर उधर डाइवर्ट करे, फोकस करिए। सो आई थिंक हम कल का एक्शन मुझे बहुत पसंद आया है, बहुत बढ़िया हुआ है, और इससे बाजार मजबूत हुए न कि कमज़ोर, मजबूत हुए ना कि हाँ। ऐसे ही एक आध ऐसा ट्रेडिंग सेशन आए ना जिसमें दिन में झटका लगे और उसके बाद जो रिकवरी होकर डे हाई पर, और वो भी बड़ी इवेंट के पहले, किसी और नॉर्मल दिन में बंद होता तो मज़ा नहीं है। US के आंकड़े आ रहे हैं, सबको पता है, ओवर एनालिसिस उसका हो रहा है, करेक्ट। उसके बावजूद कॉन्फिडेंस से ऊपर बंद होना। 18,300 हमने इस पूरे रनअप की हाईएस्ट क्लोजिंग कल देखी। आई थिंक ऑल वेल। ठीक है। और मौका मिला है आपको, स्क्रीन पर मौका मिला है, मिड कैप स्मॉल कैप का भी एक्शन अच्छा है। बिल्कुल। तो दीप आज के जो स्ट्रेटजी में ये लिखी कि अमेरिका की महंगाई के आंकड़ों के बाद तेजी और बढ़ेगी, इसलिए आपका रुझान बिल्कुल तेजी का रखें। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है ही। निफ्टी जब तक 18,000 के नीचे, बैंक निफ्टी 43,000 के नीचे बंद ना हो तब तक आप कमजोरी के बारे में ज़्यादा न सोचें। एक आध डिप कभी कभार बैंक निफ्टी में आ जाए तो उससे ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, और अगर ज़्यादा डर लगे तो 42,500 कर देंगे इसको हम, फिर आपका डर भी निकल जाएगा लेकिन ज़रूरत नहीं है। और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अब भी मौके आपके लिए खरीदारी के हैं। हाँ, को वहां पर तो कुछ वो परेशान बिल्कुल है। बिल्कुल। चलिए, स्टॉक्स में आपको एक्शन दिखेगा, ये पूरा भरोसा है, और अच्छा मूव भी आ गया है। बताएं सर फिर आज का सेटअप दीप, मैंने तो ग्लोबल पॉजिटिव लिखा है। हाँ, भले अमेरिका के डाउ में 30 पॉइंट के नीचे बंद हो, और डाउ फिगर मेरे से हमेशा है ना, आप ग्लोबल संकेत खाली डाउ देख के थोड़ी लिखोगे। एग्जैक्टली। भावनाओं भी, अंदर की भावना भी तो डाउ की समझो, है ना। इतने बढ़िया नंबर दे दिए अमेरिका वालों ने, उनके रिजल्ट भी ठीक आ रहे हैं। 90% लोग मान रहे हैं कि भाई ब्याज दरें नहीं बढ़ेगी, अब और क्या बच्चे की जान लोगे। तो ठीक है, मेरे ख्याल से ग्लोबल पॉजिटिव, FIs पॉजिटिव, लोकल फंड्स के थोड़े से नेगेटिव साइड पर हैं। वायदा कारोबार के संकेत है न्यूट्रल, सेंटीमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव। 4 पॉजिटिव, 1 न्यूट्रल, 1 नेगेटिव। गॉट इट। तो सब अच्छा ही है। 18,215, 18,265 आज के लिए पहला सपोर्ट जोन निफ्टी के लिए यही बनकर आएगा, और इसके नीचे जाने की संभावना कम है। अगर गए तो 18,100, 150 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, ब्लाइंड बाय जोन। ऊपर 350, 400 पहली रुकावट की जगह, 450, 500 प्रॉफिट बुकिंग करने की जगह, जहां पर आपको बिकवाली भी करनी चाहिए। बैंक निफ्टी 43,000, 43,125 पहला सपोर्ट रेंज है। ठीक नीचे 42,675, 42,825, कल भी यही रेंज दी थी और कल 42,825 के आसपास से घूम गया। आज भी वही है जो मजबूत खरीदारी की जगह। ऊपर 43,425, 43,575 पहली टारगेट है, उसके पार निकले तो 43,675, 43,750 अगला है। 43,750 के पार निकल कर टिक गए तो नया फ्रेश ब्रेकआउट आएगा जो 44,150 के लाइफ टाइम हाई पर बैंक निफ्टी को ले जाएगा ही नहीं, बल्कि पार करके टिकाएगा भी। अच्छा, ये भी होगा। ये भी होगा। अब 43,750 अगला बड़ा लेवल है, इसके ऊपर निकलना इंट्राडे में क्लोजिंग बेसिस पे बाजार के लिए 45,000 तक का रास्ता खुलेगा। 45,000, 45,000। और एक और मैं दीप कुछ और एक डेटा आज मैं थोड़ा रिसर्च करवा रहा हूँ। ओके सर। अगर आ गया उस डेटा का कल सुबह सुबह विश्लेषण करूँगा। पहले मैं चेक करना चाहता हूँ वो डेटा अगर मिल गया मुझे सही और समझ में आ गया कंफर्म, तो फिर मैं कल बताऊंगा कि आपको बड़ी तेजी क्यों बढ़ेगी। अरे वाह। हाँ, ठीक है सर, बढ़िया। चलिए, और मजेदार। अगर कंफर्मेशन आ गई उस डेटा की तो कल मैं बताऊंगा सुबह आपको इसी वक्त कि बड़ी तेजी क्यों बढ़ेगी। डन सर। चलिए, और अच्छे डेटा के लिए हो जाते हैं तैयार। ओके, पोजीशनिंग इंडेक्स लॉन्ग 49% है, ठीक है। पुट कॉल रेशियो 11.91, सब ठीक है, कंफर्टेबल। थोड़े से तो बढ़कर आएंगे तेजी में, बाकी ऐसे कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। स्टॉप लॉस हमने ऊपर खींचा है, जो लगातार दीप हम 18,050 का 18,000 का स्टॉप लॉस रखते थे बैंक निफ्टी में। आज मैंने स्टॉप लॉस 18,200 किया है।
इंट्राडे तो में बनता है। क्लोजिंग, हाँ। अब तो बनता है। और उसका रीज़न भी है कि आप पिछले 1 2 3 4 3 दिन से आप 18,200 के ऊपर क्लोज दे रहे हैं और 5 में से 4 दिन 18,200 के ऊपर बंद हुए हैं, तो मेरे ख्याल से 18,200 अब स्टॉप लॉस खींचा जा सकता है। 2 दिन से आप जिनको इंट्राडे लग रहा है थोड़ा दूर रखना रख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से गैप से खुलने के बाद 18,200 आपका स्टॉप लॉस ठीक होगा। ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए स्टॉप लॉस 43,000 का ही रखा है, वही रखेंगे। कल भी इंट्राडे में ट्रिगर हुआ, क्लोजिंग में नहीं हुआ, आज भी ये रखेंगे। देखो मुझे 43,000 के नीचे बैंक निफ्टी में ज़्यादा रिस्क रखनी नहीं है। नहीं रखनी है। हाँ, 42,950 कल दिया था, आज 43,000 कर रहा हूँ, इंट्राडे भी क्लोजिंग भी। तो अगर 200 पॉइंट भी बचे समझो 42,800 भी आना है तो आप 200 पॉइंट की और टेंशन क्यों ले, राइट। सो बस ये 43,000 है। शॉर्ट साइड पे सेम स्टॉप लॉस है कल वाला 18,350 इंट्राडे क्लोजिंग और 43,750 इंट्राडे क्लोजिंग। ये थोड़ा दूर का है लेकिन यही रखना है आपको। ठीक है, गॉट इट। नई पोजीशंस। खरीदा निफ्टी 18,200 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट जो बनेंगे 18,350 और 402 छोटे टारगेट, 425 450 दो मीडियम टारगेट, 475 500 तक के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं। 400 450 की रेंज में एक बार आप शॉर्ट करने का सोच सकते हैं। 525 का स्टॉप लॉस लगाकर टारगेट जो बनेंगे 350 325 दो छोटे टारगेट, 275 250 दो मीडियम टारगेट और 215 तक के फाइनल टारगेट के लिए आपको करनी है बिकवाली। अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन करें 18,400 के आसपास या ऊपर ही, उससे पहले नहीं, वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है सर, बस सिंपल है। बैंक निफ्टी में आज दो स्ट्रेटेजी है दीप खरीदारी की तरफ। एक तो ये कि जिस रेंज में मैं खरीदना चाहता हूँ, जैसे कल भी मिली थी 42,825, कल भी आपको मिला था, आज भी 42,850 825 43,000। अगर इस रेंज में गलती से एक डिप मारे तो इस रेंज में लेना चाहिए। 42,600 के स्टॉप लॉस के साथ, थोड़ा दूर है, यही लगाना है। इसमें छेड़छाड़ नहीं होगी। ऊपर की तरफ का टारगेट 43,075 43,125 दो छोटे टारगेट है, 43,200 43,275 दो मीडियम टारगेट है, 43,325 43,375 फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। इस रेंज में आए चांस लेना ही लेना है, छोड़ना नहीं है स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, लेकिन आने की संभावनाएं हैं कम। ऐसे में एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 43,000 का स्टॉप लॉस, उसके थोड़ा सा नीचे 42,950 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करने की राय होगी। इनफैक्ट इसको 43,000 ही कर दो स्टॉप लॉस को। 43,000 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की राय है। टारगेट जो बनेंगे दो छोटे टारगेट है आपके लिए, 43,425 43,500। ठीक है, 43,425 43,500 43,575 43,675 दो मीडियम टारगेट और फाइनल टारगेट 43,725 के आसपास का, जिसके लिए आपको करनी है खरीदारी। ये एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, ये अग्रेसिव ट्रेड है, क्योंकि अगर उतना बड़ा डिप नहीं आया तो फिर खरीदारी। फिर हाँ, तो 43,750 के ऊपर तो फिर हम नए जोन में जाएंगे, इसलिए मैंने अभी तक कम ही रखा है। और इसी लिहाज से अगर जिसको बैंक निफ्टी बेचना है तो वो 43,750 के आसपास जितना बेच पाएगा उतना सेफ रहेगा। मूड आपको 43,500 के आसपास सोचकर बनाना है, जरूरी नहीं यहाँ बेचना है। यहाँ बेचने की कोई हड़बड़ी जल्दीबाजी नहीं। बढ़िया जगह बेचने की दीप 43,675 है, 575 675 725 ये रेंज बनती जहाँ पर आप बेचने का सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस 750 का स्ट्रिक्ट होगा। टारगेट जो बनेंगे वो 43,425 43,350 दो छोटे टारगेट हैं, 43,275 43,200 दो मीडियम टारगेट हैं और 43,125 43,075 और 43,000 तक के बड़े टारगेट के लिए अगर आप चाहें तो एक मौका बिकवाली का देख सकते हैं। गॉट इट, बट अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, एग्रेसिव ट्रेडर, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज नहीं। ऑल राइट सर, बैन लिस्ट में बदलाव वो इसलिए कि नहीं तो आमतौर पर अभी आपको ये लगेगा कि बैंक निफ्टी में बेचना ज़्यादा, और 2-3 दिन से हम ये बात कर भी रहे थे कि बैंक निफ्टी में बेचना सेफ है, निफ्टी में खरीदना ठीक है। आज उस स्टैंड में मैं बदलाव कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, बैंक निफ्टी में बेचना उतना सेफ नहीं जितना 3 दिन पहले तक था। राइट। उसका रीज़न है कि बैंक निफ्टी ने अपना एक करेक्शन पूरा भी किया है, ठीक है, प्लस ECL को लेकर जो डर था वो भी निकल रहा है, वो प्राइस में आ भी चुका है। और तीसरी चीज़ ये कि ठीक है ज़्यादा बढ़े ना, लेकिन अब उतना कमज़ोर नहीं है इसलिए, क्योंकि एक बार है ना वो कमज़ोरी निकल चुकी है। सो लेट्स सी, मैं एक आध दिन बैंक निफ्टी को देखना चाहता हूँ क्लोजली कि क्या बैंक निफ्टी कमज़ोरी करके वो ख़त्म करके, क्योंकि अभी भी मेरा ये मानना है कि पहले हाई बैंक निफ्टी को बनाना है। करेक्ट, यहाँ से 500 पॉइंट दूर आपका निफ्टी लाइफ हाई से, राइट, 500 550 पॉइंट, और बैंक निफ्टी आपका 800 पॉइंट है। मुझे लगता है पहले बैंक निफ्टी को हाई बनाना चाहिए। अच्छा, तो इसलिए आजकल में इसका टेस्ट हो जाएगा कि वो लीडरशिप वापस चाहिए चाहिए। लीडरशिप क्यों चाहिए, उसका भी रीज़न है जी कि
जहाँ कमाई है, जहाँ नंबर्स आ रहे हैं, जहाँ प्रॉफिट है, उसकी लीडरशिप नहीं होगी तो दूसरों की लीडरशिप फिर टिकाऊ नहीं होती। सही बात है। जहाँ नंबर्स अच्छे हैं उसकी लीडरशिप टिकाऊ है, सही बात है। जिसका रिजल्ट अच्छा है। सही बात। नहीं तो बीच बीच में तो ठीक है, किसी का कोई समय है, अच्छा है, खराब है, तो वो चल जाए, घट जाए, वो एक अलग बात है। करेक्ट। ठीक है सर, चलिए तो बैंक निफ्टी पर स्पेशली रखिए नजर, लाइफ हाई से 800 पॉइंट दूर है इस समय। बैन लिस्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कल लग रहा था पीएनबी बैन में आ जाएगा, बट पीएनबी बैन में नहीं आया है। तो 4 स्टॉक्स बैन में बने हुए थे, वो आज भी हैं, कैनरा बैंक, बीएचईएल, जीएनएफसी और मणप्पुरम फाइनेंस। आशीष ने ख्वाब तो कल बहुत दिखाया हमें, एक और आ जाएगा, एक और आ जाएगा, आया कुछ नहीं, है ना। काम अपना कम कर लिया उन्होंने। ठीक है, बट थोड़ा डेटा समझाइए सर। डीआईएस जो आज आपने नेगेटिव भी रखा है, थोड़ा कल सेल फिगर 800 ज्यादा करोड़ था। क्या सेल फिगर है, थोड़ा सा तो हल्का सा नुकसान वाला है। बाकी कैश मार्केट में 1800 करोड़ की अच्छी दमदार खरीदारी है। एफएनओ में भी छोटे हैं लेकिन आंकड़े क्वालिटी वाइज अच्छे हैं। इंडेक्स फ्यूचर 320 करोड़, स्टॉक फ्यूचर 125 करोड़ के नंबर्स बढ़िया हैं। वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से दीप 18,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल कर आ रहा है। 1 करोड़ 15 लाख शेयर वहाँ पर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट पर है। 18,300 मेक और ब्रेक लेवल है। 18,300 के पुट पर 86 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 76 लाख शेयर है और हल्की फुल्की रुकावट आपको 18,400 के आसपास दिखेगी जहाँ 1 करोड़ शेयर है। सो ब्रॉडली 18,300 18,200 18,400 की रेंज दिख रही है। 18,300 मेक और ब्रेक लेवल है। गैप से खुलने के बाद 300-400 की रेंज हो जाएगी। 400 के ऊपर पार करके निकले तो आप 18,450-500 की तरफ बढ़ेंगे। 18,300 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू किया तो 18,265 18,215 तक आ सकते हैं। Got it. बहुत क्लियर कट डेटा है, कोई आराम से विश्लेषण करिए, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। बैंक निफ्टी सिंपल है, 43,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इसके नीचे बंद नहीं होंगे। 45 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, ऊपर में 43,556 लाख शेयरों का है। सो 43,550 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे तो और फ्रेश खरीदारी, शॉर्ट कवरिंग आएगी। अदरवाइज वही है, 43,500 के आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, 43,000 के आसपास अच्छी खरीदारी। यही बैंक निफ्टी के भी डेटा आपके लिए। चलिए तो सारा का सारा डेटा आपके सामने। इंटरेस्टिंग डे होना चाहिए, वीकली एक्सपायरी भी है, बट बाजार का मूड बढ़िया है। आइए अब स्टॉक्स की बात करते हैं। जैसा अनिल जी ने वादा किया था, सारे जो नतीजे आए हैं एफएनओ और निफ्टी के कल बाजार बंद होने के बाद, सबका विश्लेषण करेंगे। तो बिगुल स्टॉक ऑफ द डे। शुरुआत किससे करें सर? बिगुल की वॉल्यूम कुछ ज़्यादा नहीं थी ऐसा? हाँ? सारे स्टॉक्स की बात कर रहे हैं ना, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं ना। चलिए तो स्टॉक ऑफ द डे सबसे पहले तो डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर में बेचने की राय है। ओके। और पहले मैं लेवल्स दे देता हूँ ताकि आपको लेवल्स नोट करने का पूरा समय मिल जाए। ये फ्यूचर्स के लेवल ही मैंने आपको दे रहा हूँ। 4,920 का स्टॉप लॉस है, यहाँ से 30 रुपये ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट करना है। 4,750, 4,700, 4,650 ये 3 टारगेट है जिसके लिए करनी है बिक वाली। ओके, अब क्यों करनी है वो मैं बता देता हूँ। नंबर्स हर एक पैरामीटर पर काफ़ी कमज़ोर है और अमेरिका का बिजनेस सारी फार्मा कंपनियों की बड़ी पिटाई कर रहा है, तो यहाँ पर भी नंबर्स कमज़ोर है। खाली यही है कि स्टॉक थोड़ा कल कमज़ोरी के साथ बंद हुआ। अमेरिका में जो सेल्स है इनकी वो तिमाही दर तिमाही 17% घट कर आई है और अगर प्रॉफिट एडजस्टेड लेवल पर आप देखें तो प्रॉफिट और मार्जिन दोनों ही मतलब काफ़ी कमज़ोर है। उम्मीद के मुताबिक अगर आप देखें तो उम्मीद से काफ़ी कमज़ोर आते हुए दिखें, तो कहीं कोई ऐसा नंबर्स में कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा दीप जिसको देख के ये लगे कि नंबर्स अच्छे हैं। तो एडजस्टेड नंबर आपके मार्जिन 25% के आसपास रखने की कंपनी उम्मीद तो कर रही है, देखते हैं किस तरह से होता है। और अमेरिका में कुछ बड़े लॉन्च करके वो कोशिश करें कि मेंटेन हो पाए सेल्स, लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं। और अच्छा चलो खाली डॉक्टर रेड्डीज के लिए चैलेंज होता तो समझ लेते हैं, पूरी इंडस्ट्री के लिए चैलेंज है अमेरिका में तो। और जितने मैनेजमेंट में हमने फार्मा से बात की ना, जैसे बैंक के मैनेजमेंट से बात करें तो वो सब कह रहे हैं एक आध क्वार्टर में नेट इंटरेस्ट मार्जिन टॉप आउट हो जाएंगे। वैसे जितने फार्मा के मैनेजमेंट से बात करो, एक भी अमेरिकी बिजनेस को लेकर कॉन्फिडेंटली बात नहीं करता कि अभी भी ट्रैक पर आएगा। तो आई थिंक उस लिहाज से नंबर्स एडजस्टेड प्रॉफिट उम्मीद से काफ़ी कम है। मार्जिन से एडजस्टेड लेवल पे 25% की उम्मीद थी, 21% ही आया है। तो नंबर्स ख़राब है, स्टॉक गिरना चाहिए मेरे हिसाब से, कमज़ोर होने के बावजूद गिरना चाहिए। कमज़ोर होने के बावजूद गिरना चाहिए, ठीक है। दूसरा एक और बड़े खतरनाक नंबर्स हैं बॉश के। हाँ, तो बॉश के फ्यूचर्स में भी बिकवाली करने की राय है। 19,700 का आपका स्टॉप लॉस है, 19,100 और 18,800 दो टारगेट, इनफैक्ट इससे बड़े भी बन सकते हैं। ये सरप्राइजिंग है न, हालांकि ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉक नहीं है, बड़ा प्राइस का स्टॉक है, लेकिन नंबर्स पर रिएक्शन देता है। रेवेन्यू थोड़ा सा ठीक आया है इसका, वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात ज़्यादा नहीं है, लेकिन मार्जिन बहुत ही ख़राब आए और ये मुझे लगता है कि बॉश के लिए बड़ा झटका देगा दीप, क्योंकि 14.5% के अनुमान के सामने मार्जिन सिर्फ 12% के हैं।
चेयरमैन उनके रिजाइन भी कर चुके हैं, हालांकि वो बोल रहे हैं रोटेशन पॉलिसी की वजह से किया, लेकिन मैनेजमेंट में बदलाव भी है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो इनका हाई मार्जिन बिजनेस है, उस लो मार्जिन बिजनेस है, उनकी ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है रेवेन्यू में, हाई मार्जिन बिजनेस की ग्रोथ कम है। कंपटीशन को लेकर मैनेजमेंट बहुत दुखी है ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस का जो इनका जो सेगमेंट है उसमें कुछ खास हो नहीं रहा है। तो आगे चलते हुए इनके लिए डबल डिजिट में मार्जिन मेंटेन कर पाना भी मुश्किल होगा। ये साबित, तो 12% के मार्जिन आपको 10-10.5% पे आ जाए तो बड़ी बात नहीं है। सो आई थिंक उसको देखकर डाउनग्रेड्स होंगे। यहाँ पर बिकवाली करने की राय बॉश में भी है। बॉश में भी, ठीक है। ये नंबर 2 हो गया। ये कल हमने जेबीएम ऑटो भी देखा था, ऑटो एंसिलरी के नंबर्स नहीं, ऑटो कंपनीज के इतने अच्छे आ रहे हैं, ऑटो एंसिलरी के नहीं। मार्जिन का इशू, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट ये प्रॉपर मेंटेन वो पास थ्रू नहीं, पास में। सो रेवेन्यू देखो, इसमें भी रेवेन्यू बीट है, अच्छा है, हाँ। रेवेन्यू में प्रॉब्लम नहीं है। भारत फोर्ज में भी सिमिलर दिखी थी आपको, रेवेन्यू में दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्जिन खराब हो रहे हैं। एक और अच्छा नंबर है, 2 खराब बोल दिए मैंने, आपको ऐसा अच्छा नहीं लगेगा तो 1-2 अच्छे भी बता दूं जी। गुजरात गैस बहुत बढ़िया नंबर्स है, महानगर के बाद इसके नंबर्स बहुत बढ़िया है। 460 के स्टॉप लॉस के साथ इसके फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। 471, 475 के 2 टारगेट है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जोरदार, शानदार। कामकाजी मुनाफा उम्मीद से 6% ज़्यादा बढ़कर आया है। 11.25% के मार्जिन की उम्मीद थी, 14.25%। बहुत बढ़िया नंबर। और सबसे बड़ी बात यह कि दीप, हर एक पैमाने पर अगर आप नंबर देखेंगे तो उम्मीद से बेहतर है। तो गुजरात गैस के नंबर्स बहुत बढ़िया, तिमाही दर तिमाही वॉल्यूम 22% बढ़े हैं, बहुत अच्छे गए जाएंगे। तो गुजरात गैस ने नंबर्स काफ़ी अच्छे पेश किए। हालांकि स्टॉक थोड़ा भागा हुआ है MGL के बाद सारे, तो थोड़ा सा वो रिस्की के भागेगा नहीं भागेगा, लेकिन मुझे लगता है अभी भी चलना चाहिए इन नंबर्स के बाद में। क्योंकि क्या है, इस लेवल पे मार्केट में आप है ना वही कंपनियां खरीदना चाहते हैं जिनके नंबर्स अच्छे और जिनके अगली तिमाही के भी अच्छे आ सकते हैं, है ना। सो आई थिंक गुजरात गैस उसमें फिट होता है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर्स, गोदरेज सीपी। इसके फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय होगी। 948 का स्टॉप लॉस है, 972, 983, 996 ये 3 टारगेट है। नंबर्स बहुत ही शानदार है गोदरेज कंज्यूमर्स के, किसी भी पैरामीटर। 6% की वॉल्यूम ग्रोथ, जहाँ मेरिको की 5%, डाबर की 1%, वहाँ गोदरेज की 6% की ग्रोथ शानदार है। और ये तो साइज में उनसे बहुत बड़ा है। मार्जिन्स उम्मीद से बहुत बेहतर आए हैं गोदरेज के, बहुत बढ़िया मार्जिन्स इन्होंने दिए हैं। आई थिंक हर एक पैरामीटर पर नंबर बहुत बढ़िया है। लगभग आप देखिए 20% के आसपास के मार्जिन्स बढ़िया। इंडिया बिजनेस जोरदार कर रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस में भी अच्छा है। अगर इन्होंने ये रेमंड का कारोबार नहीं खरीदा होता तो मैं आपको कहता कि ये स्टॉक कम से कम 5% चलता है। हाँ। अब रेमंड के कारोबार का हैंगओवर और उसके बाद के पहले रिजल्ट और पहली मैनेजमेंट की इंटरेक्शन डंग की होगी, तो उसमें क्या आगे मैनेजमेंट बोलता है कितना कौन। वैसे तो हमें पता है कि FY25 में जाके वो EPS एक्विटी होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा मतलब वो एक इशू है, एक ओवरहैंग। अदरवाइज तो मतलब इससे बढ़िया नंबर्स आप उम्मीद भी मत रखो गोदरेज से। L&T आमतौर पर ये रिजल्ट वाला स्टॉक है नहीं, ये वो स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल आप लेके बैठ जाओ कर जाओ टाइप्स का वैसा है। नंबर्स थोड़े से एस्टिमेट से कम है, उम्मीद से हल्के से कम आया है, लेकिन इनको मैं नंबर पे नहीं देखूंगा, मैं इस मैनेजमेंट की कमेंट्री पे देखूंगा। और दीप कमेंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है। हाँ, 4 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक पहुंच चुकी है, हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड ऑर्डर बुक। सोचो 4 लाख करोड़ का काम है L&T के पास आज, और जिसमें इंटरनेशनल बिजनेस 28% कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो बहुत बढ़िया है। और जो मैनेजमेंट का रेवेन्यू गाइडेंस है वो 12 से 15% क्या बढ़ाया है उन्होंने, रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ाया। तो मुझे तो लगता है कि L&T चलना चाहिए। नंबर्स उम्मीद से कम है उसके, उस पर नहीं बल्कि बढ़ना चाहिए, बट जनरली नंबर्स में ना घटता है ना बढ़ता है, और घटने का तो रीजन है नहीं। तो मुझे तो L&T के नंबर्स ठीक लगे, अच्छे लगे। और ऑलरेडी भाग चुका है, और ये तो पोर्टफोलियो स्टॉक है, ये तो पोर्टफोलियो L&T तो 100% पोर्टफोलियो स्टॉक। चलिए, तो ठीक है, L&T दमदार नंबर्स है, बट स्टॉक ऑफ द डे के लिहाज से डॉक्टर रेड्डीज सेल है, बॉश सेल है, गुजरात गैस और गोदरेज कंज्यूमर दोनों पर करनी है खरीदारी। तो सारे स्टॉक्स का विश्लेषण और आज की पूरी स्ट्रैटेजी आपके सामने है। आइए फिर नतीजों की भी की जाए बातचीत। बाकी जो इतने सारे नतीजे आए हैं वो क्या हैं और खबरें आज की, साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी। वरुण, नुपुर और आशीष हमारे साथ हैं तैयार। वरुण, मॉर्निंग, बताएं पहले तो ट्रिगर्स क्या है बाजार के। मॉर्निंग दीप, तो ट्रिगर्स में नतीजे आने वाले हैं एशियन पेंट्स के, वहाँ पे नजर रखेगा, और आयशा मोटर्स के नंबर्स आने वाले हैं। आयशा मोटर्स तो पोस्ट मार्केट आएगा। इसके अलावा FNO में आदित्य बिरला कैपिटल, दीपक नाइट्रेट, बलरामपुर चीनी, इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना, डॉक्टर लाल और जीमेंस के नंबर आएंगे, यहाँ पे नज़र रखिएगा। MSCI का जो इंडेक्स रिव्यू है वो आज के क्लोजिंग से आपको पता चलने वाला है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, नज़र रखिएगा इस पर। ग्लोबल हेल्थ और बीकाजी फूड हाल ही के लिस्टेड कंपनी है, 6 महीने पूरे हो रहे हैं प्री लॉक इन पीरियड के,
तो उस पर नज़र रखिएगा। प्री आईपीओ लॉक इन पीरियड। सोम डिस्टिलरीज यहाँ पे राइट इशू जो है बंद होने वाला है। 26 अप्रैल को शुरू हुआ था और करीब 140 का प्राइस है। आईपीओ नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट आज बंद होने वाला है, तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। एक्स डेट इंडिया मार्ट इंटरमेश 20 रुपये का फाइनल डिविडेंड और सिरका पेंट्स बोनस इशू 1:1। नेक्सस का आईपीओ जो है कुल सब्सक्रिप्शन 0.57 टाइम्स के आसपास ही रहा है, यानी कि पूरा भरा नहीं है। नतीजों में एक और है, नोवेलिस के नतीजे आए हैं, वहाँ पे नज़र रखिएगा। थोड़े कमज़ोर साइड के लग रहे हैं। नेट इनकम 27% गिरा है। एबिटा अगर आप देखेंगे एडजस्टेड 6% गिरा है। नेट सेल्स में 9% के आसपास की गिरावट देखने मिली है, तो इसका इम्पैक्ट जो है आपको हिंडाल्को पे देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो नतीजों का इम्पैक्ट हिंडाल्को डायरेक्टली नहीं, बट हाँ उनकी सब्सिडी नोवेलिस इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसका इम्पैक्ट आएगा ही। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन से नतीजे हैं? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले नोवार्टिस, जहाँ पे ऑपरेशनल लेवल पे आपको नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे। कंपनी की आय तो 22% से गिर कर आई है, लेकिन कामकाजी मुनाफा देखें तो 9 करोड़ के आसपास आते दिखा है। मार्जिन 12% के आसपास आते दिखे और मुनाफा भी देखें तो 25 करोड़ के आसपास आते दिखा है, जो पिछले साल लॉस था 23 करोड़ के आसपास। अदर इनकम में काफ़ी कटौती इस बार नजर आई और एम्प्लॉई एक्सपेंस भी इस बार घट कर आए, जिसके चलते ऑपरेशनल लेवल पे नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सागर सीमेंट, यहाँ पे मिला जुला प्रदर्शन नजर आ रहा है। कंपनी की आय 6% बढ़कर आई है, लेकिन कामकाजी मुनाफा देखें तो 51% से गिरकर 70 करोड़ से कम होकर इस बार 35 करोड़ के आसपास आते दिखा है। मार्जिन 15% से कम होकर 7% के रह गए। प्रिकॉल, जहाँ पे कंपनी के नतीजे वाई बेसिस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। कंपनी की आय 26% से इस बार बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा देखें तो वहाँ भी 19% की ग्रोथ दिख रही है। मार्जिन मेंटेन हुए 12% के आसपास और मुनाफा भी देखें तो 13 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़ के आसपास आते दिखा है। रत्नमणि मेटल्स, कंपनी की आय 54% से इस बार बढ़कर आई है। मार्जिन 300 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव होकर नजर आएंगे आपको। 17% से बढ़कर 20% के आसपास के मार्जिन आते दिखे। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग की बात करें तो क्वार्टर 4 की परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। कंपनी की आय करीबन 45% से इस बार बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा देखे तो 55% की ग्रोथ दिखेगी, 192 करोड़ से बढ़कर 297 करोड़ के आसपास। मार्जिन 18% से बढ़कर 19% के आसपास हुए और मुनाफा भी देखे तो 104 करोड़ से बढ़कर 171 करोड़ के आसपास आते दिखा है। जय भारत मारुति, यहाँ पे मिला जुला क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। कंपनी की आय में 3% की गिरावट है, लेकिन कामकाजी मुनाफा 7% से बढ़कर आया। मार्जिन देखें तो 100 बेसिस पॉइंट से बढ़कर आए। 7% के मार्जिन अब 8% हो गए और मुनाफा भी अकॉर्डिंगली 2.5% से बढ़कर आए। तो ये सारे स्टॉक्स रिजल्ट्स के फोकस में रहने वाले हैं। बिल्कुल, तो रिजल्ट्स का तो भरपूर फोकस आज है ही, बट कुछ और खबरें भी हैं। वरुण, बताएं इनके बारे में। तो दीप, एचडीएफसी बैंक पे नजर रखिएगा, क्योंकि एचडीएफसी एएमसी को सेबी से मंजूरी मिली है। मैनेजमेंट कंट्रोल बदलने पर सेबी से मंजूरी इनको मिली है, तो एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी एएमसी पे नजर रखिएगा। अदानी ग्रुप स्टॉक्स, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन पे नजर रखिएगा। 13 मई को बोर्ड की बैठक है, जहाँ पे ये फंड जुटाने पे विचार करने वाले हैं। जायडस लाइफ कंपनी को मोरैया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है उसके लिए यूएस एफडीए से EIR मिल चुका है। जांच में कोई भी आपत्ति नहीं मिली है। 23 से 27 जनवरी के बीच में जांच हुई थी। जुपिटर वैगन QIP बुक लॉन्च हो चुकी है। फ्लोर प्राइस 109 रुपये 12 पैसे का है, यानी कि कल की क्लोजिंग से करीब 2.5% डिस्काउंट पे है। 15 मई को बोर्ड मिलेगा, जहाँ पे इशू प्राइस पे यहाँ पे फैसला होगा। RVNL इस कंपनी को MMRDA से मुंबई मेट्रो 2B के लिए, बेसिकली ये और सीमेंस दोनों का कंसोर्शियम है, जिनको LOA मिला है। करीब सीमेंस का हिस्सा जो है 60% के आसपास का है, RVNL का 40% के आसपास का है। कंपनी को 300 करोड़ के आसपास के ऑर्डर जो है वो मिले हैं। इसके अलावा FMCG काउंटर्स पे नजर रखेगा, क्योंकि TRQ कोटा के तहत जो इंपोर्ट होने वाला कच्चा खाद्य तेल है उस पर कस्टम ड्यूटी जो है उसमें राहत दी गई है। कच्चा सोयाबीन और सनफ्लावर तेल जो है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी जो है उसमें छूट दी गई है। 30 जून तक ये छूट लागू होगी, तो इसका इम्पैक्ट आपको FMCG काउंटर्स पे देखने मिलेगा। कुछ फंड एक्शन जिसमें टीम लीज है, जहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 0.23% हिस्सेदारी जो है वो अपनी बढ़ा ली है। 9 तारीख को ये अधिग्रहण किया गया है। और क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर मिरई एसेट म्यूचुअल फंड ने 0.1% हिस्सा, यानी करीब 6.39 लाख शेयर जो है उसका अधिग्रहण जो है इस कंपनी में 9 मई को किया है। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों खबरें आज की। कुछ फंड एक्शन भी, इस पर बाजार भी रिएक्ट करेगा। आइए ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं ये भी जान लेते हैं। FIR मॉर्निंग आशीष, पहले बताएं क्या कह रही हैं टॉप रिपोर्ट्स।
गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए डॉक्टर रेड्डीज के साथ शुरुआत करते हैं। काफ़ी सारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं। जेफरीज की रिपोर्ट देखिए सबसे ज़्यादा बुलिश यही नज़र आ रहे हैं, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य है 5,535 से बढ़ाकर 5,600 कर दिया है। लेकिन जेपी मॉर्गन पहले से बेरिश थे, थोड़े से और बेरिश हो गए, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं और लक्ष्य 3,800 से घटाकर 3,780 कर दिया है। 4,867 की क्लोजिंग है। कमेंट्री की बताऊं तो सबसे पहले अगर आप देखें तो गोल्डमैन सैक्स मान रहे हैं कि वीक क्वार्टर रहा है, लेकिन मीडियम टर्म जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। टारगेट कट इन्होंने भी किया है, 4,840 से घटाकर 4,750 कर दिया है। वहीं अगर आप नोमिरा देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखें 5,161 रुपये के लक्ष्य के लिए, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि नतीजे जो है अनुमान से इनके कम ही देखने को मिले हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो यूएस की जो जेनरिक सेल्स के आंकड़े आए हैं इनके अनुमान से काफ़ी कम है, तो यहाँ पर रखेंगे नज़र। LNT यहाँ पर भी ढेर सारी रिपोर्ट्स आई मेरे पास। सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो बुलिश नज़र आ रहे हैं जेफरीज, जो कि खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं और जो लक्ष्य इन्होंने 2,650 रुपये से बढ़ाकर 2,900 रुपये कर दिया है। लेकिन बर्नस्टीन आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 2,452 रुपये के लक्ष्य के लिए और 2,364 रुपये के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। गोल्डमैन सैक्स ने मानना है कि मार्जिन थोड़े से कमज़ोर देखने को मिले, लेकिन आउटलुक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो ऑर्डर इनफ्लोज के आंकड़े बता रहे हैं मैनेजमेंट, काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेंगे। CLS से खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 2,790 रुपये के लक्ष्य के लिए और इन्होंने कहा है कि FY24 हो सकता है कि और भी आपको स्ट्रॉन्गर यहाँ पर देखने को मिले। साथ में अगर आप देखें तो एस्कॉच कुबोटा CLS से बिकवाली की राय को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य 1,601 से बढ़ाकर इन्होंने 1,658 कर दिया है, 2,048 की क्लोजिंग। वहीं JP मॉर्गन अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य दिया है 1,680 रुपये का। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ टॉप रिपोर्ट्स। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, गोदरेज कंज्यूमर यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं। JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखें, 990 रुपये का ही टारगेट दिया, 962 की क्लोजिंग चल रही है। ये मान रहे कि मार्जिन के हिसाब से थोड़े बहुत यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन इंडिया वॉल्यूम ग्रोथ जो है काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिली। गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय को बरकरार रखें, लक्ष्य 1,100 से बढ़ाकर 1,150 रुपये कर दिया है। गुजरात गैस यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखें, 463 की क्लोजिंग, 564 रुपये का टारगेट दिया है। मान रहे कि इंडस्ट्रियल गैस वॉल्यूम्स में सरप्राइज आपको देखने को मिला। मैक्वायरी ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है, 500 रुपये का लक्ष्य दिया है और जेफरीज अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्य में मामूली 5 रुपये की कटौती की है, 420 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हिंडाल्को यहाँ पर भी नोवेलिस के नतीजों का असर आपको देखने को मिलेगा। CLS से खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं, 550 रुपये के लक्ष्य के लिए, 436 की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि इनके अनुमान से बेहतर नोवेलिस के आंकड़े यहाँ पर आपको देखने को मिले, लेकिन नियर टर्म जो हेडविंड्स हैं इन्हें ये डिनाई नहीं कर रहे हैं। नोमिरा खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं 540 रुपये के लक्ष्य के लिए और मान रहे कि प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी वीक है क्योंकि कैन सेगमेंट में डिमांड कम हुई है, इसका एक असर यहाँ पर देखने को मिला है। अंत में नज़ारा टेक्नोलॉजीज इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जेफरीज की तरफ से, जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 700 रुपये का टारगेट दिया, 566 की क्लोजिंग है। मान रहे कि मार्जिन आउटलुक लगातार खराब होता जा रहा है, लेकिन अब स्टॉक में करेक्शन के बाद इन्हें वैल्यू नजर आ रही है, इसके चलते खरीदारी की राय दी है, 700 रुपये का टारगेट दिया है। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट्स जिन पर रहेगा आज भरपूर एक्शन। इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है आपके लिए तैयार। वक्त है पिक ऑफ द डे का। सेठी साहब सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, कल रात को यूएस में एक लेट रिकवरी हुई जब इन्फ्लेशन के डेटा आए और डेटा बेटर देन एक्सपेक्टेड थे, तो उसके ऊपर एक तेजी हुई है। मुझे लगता है उसका इफेक्ट वर्ल्ड वाइड सभी मार्केट्स में देखा जाना चाहिए और आज हमारे बाजार में SGX निफ्टी भी पॉइंट आउट कर रहे हैं। वैसे भी हम रेजिलेंट है, वहाँ पे न्यूज़ खराब भी होती है तो टूटते नहीं है, तो एक अच्छी तेजी का दिन होना चाहिए। एक्सपायरी का दिन है तो थोड़ी वोलेटिलिटी जरूर रह सकती है। बाकी आज का मेरा पिक ऑफ द डे है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जिसके कल नतीजे आए, नतीजे बहुत ही दमदार है और FMCG सेक्टर भी फोकस में है। मुझे लगता है इस स्टॉक को आज खरीदना चाहिए। 990 के आज के टारगेट है, 955 का स्टॉप लॉस, 955 का स्टॉप लॉस, 990 के टारगेट के लिए करें खरीदारी गोदरेज कंज्यूमर्स में। नतीजों के बाद यहां पर तेजी करने की उम्मीद। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर आपको क्या पसंद है? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मुझे पसंद है अशोक लीलैंड। ऑटो स्पेस अनिल जी चमक रहा है, हाइस पर है। निफ्टी ऑटो बीस तो अनिल जी 138 के आंकड़े को क्रॉस करके ऑटो ETF भी, ऑटो इंडेक्स भी नए हाइस पर है। अशोक लीलैंड पे खरीदारी की राय है 146 रुपये 50 पैसे, 146.5 का स्टॉप लॉस लगाना है, 154 का टारगेट है। अशोक लीलैंड है मेरा पिक ऑफ द डे। और अनिल जी साथ साथ मेरी एक अनिल जी रिक्वेस्ट है, एक अर्जी है अनिल जी। किसको?
मतलब किसको रिक्वेस्ट किससे है? कुणाल जी से है, दीप से अनिल जी है, आपके लिए अनिल शेरी जी, साहब एक से है, रिक्वेस्ट है, एक किससे? विनती, अर्जी मुझसे मुझे तो आप आदेश करिए, मुझे कहा अनिल जी रिक्वेस्ट? आपसे। जी जी आदेश करिए, मैं समझे रिक्वेस्ट किससे करें, मुझे तो आप ऑर्डर ही देते हैं, बताएं सर। अनिल जी मेरी रिक्वेस्ट है, अभी कमिंग मंडे अनिल जी 15 तारीख को हाँ। मुझको अनिल जी परमिशन दी जाए, जैसे वो हमारे वागली जी आते हैं ना एकदम वीआईपी की तरह 9 बजे लेट आते हैं अनिल जी, तो हाँ। सिर्फ मंडे को मुझको 9 बजे अनिल जी लेट आने की परमिशन दी जाए अनिल जी। सिर्फ एक ही मंडे या सारे मंडे? नहीं ओनली वन मंडे अनिल जी, ओनली वन मंडे। ये यार ये दबाव बनाने की स्ट्रेटेजी खतरनाक बनाई कुणाल जी ने जो शुरू की ना, कि जो भी छुट्टी मांगनी है, लेट आना है, जल्दी जाना है, ऑनर ही बोल दो। अब ऑनर आदमी जाते क्या मना करेगा? हाँ अभी मैं मना करूँ नहीं बंसल जी 8 बजे आना, 8:30 ही आना पड़ेगा, तो दर्शक भी बोलेंगे यार थोड़ा अन्याय हो रहा है बंसल जी, तो वो सिंपैथी ले रहे। ठीक है बंसल जी आप आ जाइएगा जब आपका मन करे। आ जरूर जाइएगा जी सर। तो ये है अशोक लेलैंड आपके लिए खरीदारी करने का है। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी आपने बंसल जी से सवाल किया आपको क्या पसंद है। हाँ। अनिल जी मैं उम्मीद कर रहा था कि बंसल जी मेरा नाम लेंगे कि मुझे कुणाल जी पसंद हैं, बट उन्होंने ऐसा कहा नहीं। बस आप लिस्ट हो जाओ और फिर अनिल जी रहा आप एक सवाल बार अनिल लिस्ट जी हो जाओ। छुट्टी लेने का, तो अनिल जी नहीं आप एक बार लिस्ट हो जाओ फिर आप ही का नाम लेंगे। अनिल जी शॉर्ट सेलिंग पर बैन लग जाए उसके बाद लिस्ट हो जाऊंगा अनिल जी। वैसे तो पसंद तो बंसल जी को कुणाल जी का पोर्टफोलियो है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा कई बार जता चुके हैं कि उनको हाँ उनका पोर्टफोलियो, उनके पोर्टफोलियो की शेयर बहुत पसंद है। बाकी तो कुणाल जी आपको पता ही है। जी सर बताएं। और अनिल जी ये जो 9 बजे आने की बात है अनिल जी, इसमें तो कुछ खास परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। हमें सुमित जी ने रास्ता दिखाई रखा है अनिल जी, ट्रैफिक है दिल्ली में, और ट्रैफिक का अनिल जी बिल्कुल बहाना बनाया जा सकता था, बट बंसल जी ने अनिल जी दबाव की राजनीति कर रहे हैं वो। जी जी तो अनिल जी मेरी खरीदारी की राय है, बंसल जी ने खरीदारी की राय अशोक लीलैंड पे दी, और अशोक लीलैंड अगर चलेगा तो सारे टायर स्टॉक्स भी चलेंगे। हमने पहले भी कई सारे टायर स्टॉक्स पर, अपोलो टायर्स पर भी नीचे के लेवल्स पर लगातार मैंने और राकेश जी ने खरीदारी की राय दी है। और अब खरीदारी की राय है बालकिशन इंडस्ट्रीज पर, जिसके चार्ट पर हमने कल एक बड़ा जबरदस्त मूव आते हुए देखा। मुझे लगता है जी ये 2325 की तरफ बढ़ रहा है, तो इन स्तरों पर बाय करके चलने की राय है। 2166 2166 पर स्टॉप लॉस रखकर बालकिशन इंडस्ट्रीज को खरीदें। 2240 2280 ये 2 लक्ष्य होंगे। 2240 2280 2 टारगेट खरीदें बालकृष्णा इंडस्ट्रीज यानी कि बीकेटी। ओके सुप्रभात हिमांशु जी बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे कैश सेगमेंट से होटल स्टॉक है। पहले तो अनिल जी यहाँ पर जबरदस्त नंबर्स आ रहे हैं, दूसरा यहाँ पर चार्ट्स में बहुत शानदार ब्रेकआउट्स हैं कुछ सिलेक्ट पॉकेट्स में, और इसी तरह का एक स्टॉक जिसमें कल एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया है स्टॉक है रॉयल ऑर्किड होटल्स ROH लिमिटेड। यहाँ पर अनिल जी स्टॉक ऑलरेडी एक आउट परफॉर्मर रहा था, एक डिसेंट अपने ऑल टाइम हाइज के पास एक कंसोलिडेशन पिछले कुछ समय से देखने को मिली थी, और कल एक हैवी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। स्टॉक ने क्लोज दिया है लगभग 360 1969 रुपए के आसपास का, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। 360 के नीचे का आज इंट्राडे के लिए एक स्टॉप लॉस लगाएं। इंट्राडे में 390 410 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि आज 1 से 2 दिन का व्यू का है। लेकिन अगर थोड़ा सा इसको लंबा समय दे तो मुझे लगता है 435 से 440 रुपए तक के बड़े टारगेट्स के लिए इसमें जो ब्रेकआउट है वो इस लक्ष्य की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। तो रॉयल ऑर्किड होटल मेरी तरफ से आज पिक ऑफ द डे। पिक ऑफ द डे रॉयल ऑर्किड होटल 390 410 का टारगेट। आइए सेठी साहब से जाने गोदरेज सीपी के अलावा और कौन से स्टॉक्स उन्हें पसंद है, सर बताएं। बिल्कुल अनिल जी, और 4 स्टॉक्स F&O से पिक करने हैं। जो दूसरा स्टॉक है बैंकिंग स्टॉक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करने की सलाह है। हमने कल परसों देखा थोड़ा बैंक सबड्यूड थे आफ्टर वो जो ECL वाली जो खबरें आई, उसके बाद से थोड़ा बाजार में कॉशियस अप्रोच था, उसके कारण हमने गिरते हुए देखा। बट आज मुझे लगता है बैंकिंग स्टॉक्स को लीड करना चाहिए रैली को, तो बैंक्स में खरीदारी करने की सलाह। बैंक ऑफ बड़ौदा में 178 पे बंद हुआ, 183 का टारगेट, 175 का स्टॉप लॉस। तीसरा स्टॉक है डिफेंस स्टॉक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इस पे मैं बुलिश रहा हूँ, मैंने 90 रुपए के लेवल्स पे हाल ही में रिकमेंड किया था, वहां से 108 के लेवल्स आ गए, बट मुझे लगता है यहाँ से भी अच्छा करना चाहिए, तो आज इसमें भी खरीदारी करने की सलाह। 113 का टारगेट है, 105 का स्टॉप लॉस है। चौथा स्टॉक अगेन एक रिजल्ट के बाद थोड़ा वीक हुआ था, टाटा केमिकल्स। या रिजल्ट के बाद तो परफॉर्म किया, बट उसके पहले जो सोडा इसके प्राइसेस में थोड़ी कटौती, उसके बाद हमने गिरावट देखी, पर मुझे लगता है ये स्टॉक अब करंट लेवल्स पे वापस चलने को तैयार है।
यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। 995 का टारगेट है, 965 का स्टॉप लॉस। और लास्ट स्टॉक रहेगा एबी कैपिटल, जिसके आज नतीजे आने हैं प्लस फंड रेज का प्लान है। मुझे लगता है जिस तरह के नतीजे एनबीएफसी कंपनी से आए हैं, इसके भी नतीजे ठीक रहने चाहिए। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। 177 का टारगेट है, 167 का स्टॉप लॉस। ओके, तो यह है आपके लिए सीरीज आपकी तरफ से बैंक ऑफ बड़ौदा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा कैपिटल और एबी कैपिटल, टाटा केमिकल्स और एबी कैपिटल पर खरीदारी, और साथ ही गोदरेज कंज्यूमर तो वो पहले ही बात कर चुके हैं। आइए फिर और स्टॉक्स पर करते हैं फोकस, जहां पर आपको रिएक्शन आते हुए दिख सकता है। प्रिकॉल, सेठी साहब जरा इस पर भी अपनी राय देते हैं। 26% आय बढ़कर आई है, एबिटा 19% बढ़ा है, मार्जिन थोड़े घटे हैं 12.3 के 11.7, बट जो इनका मुनाफा है वो ऑलमोस्ट 2.5 गुना बढ़कर आया है। प्रिकॉल पर कोई राय आपकी सर? नहीं, देखिए अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, स्टॉक पे बुलिश रहा हूँ और कई बार आता है रडार पे, मैंने भी रिकमेंड किया हुआ है निचले लेवल्स पे, बट नतीजे भी अच्छे लग रहे हैं। हालांकि नतीजे पे चूंकि कल भी स्टॉक थोड़ा चला हुआ है, तो नतीजे पे कैसे रिएक्ट करेगा वो देखना पड़ेगा, बट नतीजे बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता है पॉजिटिव रहना चाहिए। तो जिन्होंने लिया हुआ उनको तो बने रहने की सलाह है। यहाँ से भी और अच्छे अपसाइड आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए प्रिकॉल। देखते हैं आज कैसा मूवमेंट इस पर आते हुए दिख सकता है। सागर सीमेंट, इसके भी नंबर्स आए हैं, थोड़ी मिलीजुली परफॉर्मेंस है। रेवेन्यू सिर्फ 6.5% बढ़ा है, बट एबिटा 51% नीचे आया। मार्जिन 4.8% के 6.7% हो गए हैं। जो टोटल कॉस्ट्स हैं उसमें बड़ा उछाल आया और इसलिए मुनाफा भी आपका 90% घट कर आया है। कुणाल जी, एक बार सागर सीमेंट्स देखें सर, नंबर्स किसी भी लिहाज से ज्यादा अच्छे नहीं दिख रहे हैं इनके। हालांकि देखिए चार्ट पर कुछ सुधार होते हुए दिखाई दिया था दीपांशु। कल के ट्रेड में भी एक अच्छा उछाल बना था और एक सपोर्ट भी है स्टॉक के लिए 190 रुपए के आसपास। तो मुझे लगता है कि चार्ट पर 190 का लेवल बहुत क्रिटिकल है। अगर 190 के नीचे स्टॉक निकलता है तो फिर इसमें एक सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग देखने को मिलेगी, जिसमें मुमकिन है कि आपको 170 के भाव भी आते हुए दिखें। अगर स्टॉक 190 को होल्ड कर जाता है तो मुझे लगता है इसमें धीरे धीरे करके वापस से आपको 220-225 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो जिनके पास पोजीशन है 190 का स्टॉप लॉस रख करके होल्ड करने के रहे। ओके, तो 190 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए सागर सीमेंट, इस पर आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है। HG इंफ्रा, बंसल जी एक बार जरा इसका चार्ट देख लें। बढ़िया परफॉर्मेंस आई है, कंपनी भी अच्छी है। 44% रेवेन्यू बढ़कर आया है, 54% कामकाजी मुनाफा, मार्जिन एक्सपेंशन है और मुनाफा भी 64% बढ़ा है। कोई राय HG इंफ्रा के चार्ट पर? दीपांशु, चार्ट भी काफी बढ़िया है और नैरो रेंज में स्टॉक घूम रहा है। एक बड़ी वाइट ब्लू कैंडल बनाने का दमखम रखता है, रिस्क वर्थ टेकिंग लगता है। 912 के अराउंड की क्लोजिंग है, 898 का स्टॉप लॉस लगा के 960-970 के लक्ष्य के लिए HG इंफ्रा पर खरीदारी की राय है। बिल्कुल, और हिमांशु जी के रेडार पर भी रहा है, कई बार उन्होंने भी रेकमेंड किया। आई थिंक सेठी साहब आप भी पहले HG इंफ्रा को रेकमेंड कर चुके हैं। कोई राय सर, इस काउंटर पर इन लेवल्स पर खरीदारी करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। मैंने भी कई बार इसको रिकमेंड किया और कई सारे स्टॉक इस सेक्टर से मुझे पसंद आते हैं जो मैंने कई बार रिकमेंड किया है। हाल ही में PNC इंफ्रा रिकमेंड किया, बहुत अच्छा चला। KNR कंस्ट्रक्शन भी दिया है, ITD सीमेंटेशन, NCC सब अच्छे हैं। HG इंफ्रा के नतीजे बहुत ही अच्छे हैं, मुझे लगता है स्टॉक यहाँ से भी अच्छे अपसाइड दिखाएगा। तो यहाँ पे भी बिल्कुल बने रहने की सलाह है और बाजार में अगर कभी कोई गिरावट आती है, स्टॉक नीचे लेवल्स पे मिले तो खरीदारी करने की भी सलाह रहेगी। ओके, तो ये है आपके लिए HG इंफ्रा। देखते हैं आज किस तरह का मूव या काउंटर दिखाता है, बट इंटरेस्टिंग आनी चाहिए। जय भारत मारुति, हिमांशु जी इसके चार्ट एक बार देख लीजिए। 3% रेवेन्यू गिर कर आया है, कामकाजी मुनाफा 7.25% बढ़ा है, मार्जिन एक्सपेंशन है इनका और मुनाफा भी स्टेबल है। कुछ ज़्यादा खास नंबर्स नहीं, बट ऑपरेशनली ठीक ठाक नंबर्स दिख रहे हैं। जय भारत मारुति के चार्ट पर कोई राय सर? दीप, फिलहाल स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में बनता हुआ नजर आया है। हालांकि लोअर लेवल से एक उछाल देखने को मिला है और करीब 4-5 ट्रेडिंग सेशन पहले एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट भी स्टॉक में आता हुआ नजर आया है। तो मुझे लगता है कि नंबर से पहले शायद लॉन्ग तेजी की पोजीशन यहाँ पर बनाई गई है। मेरा ऐसा मानना है कि 160-155 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है स्टॉक के लिए। स्टॉक उसके नीचे शायद जाता हुआ नजर ना आए। ऑन द अपसाइड आई थिंक 175 रुपए पर एक इमीडिएट हर्डल है। 175 रुपए के ऊपर जब स्टॉक निकलेगा तो मोमेंटम बिल्ड होता हुआ नजर आ सकता है और स्टॉक 190 से 200 रुपए की तरफ पोजिशनली जाने का पोटेंशियल रखता है। ओके, तो ये है आपके लिए जय भारत मारुति। देखते हैं इस पर कैसा मूवमेंट आता है। कुणाल जी, रत्नामणि मेटल्स, इसके अच्छे नंबर्स हैं। 54% रेवेन्यू बढ़ा है, 78% एबिटा, मार्जिन 17.4% के 20% से ज़्यादा है और ओवरऑल मुनाफा भी 70% बढ़कर आया है। चार्ट्स क्या कहती हैं सर रत्नामणि मेटल्स?
देखिए चार्ट स्ट्रांग है दीपांशु और लगातार स्टॉक आउट परफॉर्म करता रहा है। रिसेंटली स्टॉक में एक डिप आया था, 200 डेज मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेकर स्टॉक में दोबारा एक रैली बनते हुए देखी हमने, और अब एक माइनर कंजेशन आपको दिखता है 2350 के आसपास। ये लेवल्स पार हों तो स्टॉक में फिर एक एक्सेलरेटेड मूव भी पॉसिबल है। तो जिनके पास पोजीशन है, मेरी बने रहने की राय है। स्टॉप लॉस एक रख लें 2175 के आसपास और फिलहाल अपनी लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करें। ओके, तो ये है आपके लिए रत्नामणि मेटल्स। देखते हैं कैसा रिएक्शन इस पर आता है। सिरी साहब, नोवार्टिस जरा इस पर भी अपनी राय दे दे सर। फार्मा कंपनीज के नंबर्स अभी तक उतने खास नहीं आए हैं। ऑपरेशनली नोवार्टिस के नंबर्स गुड हैं, रेवेन्यू इनका हालांकि 22% गिरा है, बट एबिटा बढ़कर आया है, मार्जिन एक्सपेंशन काफी सिग्निफिकेंट हुआ है, और मोर इंपॉर्टेंटली घाटे से मुनाफे में आ गई। 23 करोड़ के घाटे के सामने 25 करोड़ का मुनाफा आया है सर। नहीं, नतीजे तो ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे लग रहे हैं और मुझे लगता है ये स्टॉक में एक टर्न अराउंड जो हुआ है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जाना चाहिए। तो आज ये स्टॉक मुझे लगता है अच्छा करेगा, तो मेंटेन अ होल्ड और मतलब जिन्होंने लिया हुआ अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रिल करते हुए इसमें बने रहे। पिछले क्वार्टर में जो बेस क्वार्टर है उसमें 50 करोड़ का एक एक्सेप्शनल लॉस था, तो उसे एडजस्ट कर दें तो फिर प्रॉफिट स्टेबल है। बट एक स्पेशल डिविडेंड भी आया है 3750 का और 10 रुपये का डिविडेंड रहा, तो एक अच्छा डिविडेंड भी कंपनी दे रही है इस समय। नोवार्टिस की परफॉर्मेंस पर आज आप रखिए नज़र। एक दो और चार्ट्स की बात करते हैं। हिंडाल्को, इस पर भी रिएक्शन आएगा क्योंकि नोवेलिस के नंबर्स आते हुए दिखे हैं। नेट इनकम इनकी 27% गिर कर आई है, एडजस्टेड एबिटा 6% गिरा है, टोटल सेल्स में भी 9% की गिरावट है, तो अच्छे नंबर्स नहीं है नोवेलिस के। बंसी जी, हिंडाल्को का चार्ट क्या कहता है सर? कल एकदम स्टेबल था, फ्लैट ही बंद हुआ, बट चार्ट्स पर कोई राय इंपॉर्टेंट लेवल्स के लिहाज से? दीपांशु, चार्ट्स में एक नेगेटिव क्रॉसओवर कल के सत्र में देखने को मिला था स्टॉक के अंदर। तो जिनके पास भी है दीपांशु, यहाँ पर खरीदारी की राय होगी जब ये स्टॉक 441 के ऊपर निकलेगा, और जिन लोगों के पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है दीपांशु 438 की क्लोजिंग है, तो वेट करें 438 433 के स्तर नीचे में टूटे तब यहाँ से लॉन्ग को अनवाइंड करके शॉर्ट की तरफ जाने की राय होगी। तो यह है आपके लिए हिंडाल्को। देखते हैं आज कैसा रिएक्शन ये काउंटर भी आपको दिखाता है, बट नोवेलिस के नंबर्स कुछ ज़्यादा खास नहीं रहे हैं। देखते हैं आज इस पर क्या रिएक्शन आएगा। आज के भी कुछ नंबर्स की बात करते हैं। सेठी साहब, शुगर स्टॉक्स तो एक्शन में रहे ही हैं, और ऑफ कोर्स ओनली वायदा कारोबार की कंपनी शुगर स्पेस है बलरामपुर चीनी, इसके आज नंबर्स आएंगे। कोई खास एक्सपेक्टेशन सर, क्या नज़र रखनी चाहिए यहाँ पर? देखिए, अभी तक जो नतीजे आए इस सेक्टर से मिक्स्ड रहे हैं। कोई कंपनी के अच्छे आए हैं और किसी के खराब भी आए हैं। अब जहाँ तक बलरामपुर चीनी का सवाल है, मुझे लगता है द्वारिकेश के नतीजे अच्छे थे, धामपुर के अच्छे थे, तो मुझे लगता है बलरामपुर चीनी के भी नतीजे अच्छे रहने चाहिए। शुगर के प्राइसेस में अच्छी बढ़त देखी गई है ड्यूरिंग द क्वार्टर, तो उसका एक फायदा है। और दूसरा, एथेनॉल का जो कारोबार है उसमें एक अच्छी ट्रैक्शन है, अच्छी ग्रोथ दर्ज कर रही है, तो मुझे लगता है नतीजे अच्छे रहने चाहिए। हालांकि स्टॉक्स, अब शुगर स्टॉक्स भी पिछले कुछ दिनों में चले हैं, जब से इंटरनेशनल रोड शुगर प्राइसेस बढ़े हुए हैं, फिर भारत में भी जो डोमेस्टिक मार्केट में शुगर के होलसेल प्राइसेस भी बढ़े हुए हैं, तो उन सब का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को ऑलरेडी मिला हुआ है। तो लेट्स वेट एंड वॉच, बट नतीजे मुझे लगता है अच्छे ही रहने चाहिए। नंबर्स बढ़िया रहेंगे, ये बात आपके लिए बलरामपुर चीनी को लेकर। शुगर के नंबर्स एक के बाद एक सारी कंपनियों के आ रहे हैं दमदार।